अलॉटमेंट के जरिए खरीदे। सौभाग्य मीडिया में दसारी राव की कंपनी के करीब 59% हिस्सेदारी थी। 2009 में इस ड्यूस प्रॉपर्टीज में नवीन जिंदल और शालू जिंदल की 99% की हिस्सेदारी हो गई। दसारी राव मई 2004 से अप्रैल 2008 के बीच कोयला राज्य मंत्री थे और नवीन जिंदल की कंपनियों को मिले 7 कोयला ब्लॉक्स में से 5 इसी दौरान दिए गए थे। तो ये संबंध था एक पूर्व कोयला मंत्री और एक कोयला बिजनेसमैन के अंदर, जो कोल का बिजनेस करते हैं, यानी जेएसपीएल के नवीन जिंदल और दसारी राव के बीच में। तो ये तार वहां से जुड़ते हैं। ये पिछले 2 महीने पहले ये खबर एक प्रोमिनेंट बिजनेस न्यूज़पेपर में छप चुकी है। पुनंजय, आपके पास आते हैं इस दौर में। कुल मिलाकर मामला साफ है कि आखिरकार फेवर्स दी जाती हैं, फेवर्स ली जाती हैं। देखिए, असली बात है, अगर ये जो कोयला का जो ब्लॉक है ये एक नीलामी तरह से आप है, किसी कोई शिकायत होने का कोई कारण भी नहीं रहता। अगर आप पूरा पारदर्शिता से ये पूरा ब्लॉक अगर लोगों को देते थे तो कोई इसमें कोई किसी का भी शिकायत होना नहीं चाहिए था। और असली बात यह है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 2004 के मई महीना में बनने का कुछ महीना के बाद उन्होंने खुद, उस समय जो कोयला मंत्रालय का सचिव थे प्रकाश चंद्र पराग जी, उसके बाद एच.सी. गुप्ता जी आए थे, उन्होंने जब ये सलाह दिया कि इस तरीका से ये आवंटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री मान लिया। मगर उनका अपना मंत्रिमंडल में, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, अपने मंत्रालय में ये रोक दिया। शिबू सोरेन, दसारी नारायण राव, संतोष बगड़ोडिया, इन सब ने एक बार कोयला मंत्रालय से क्या माने फेवर्स लिए जा रहे हैं, फेवर्स दिए जा रहे हैं, जनता का पैसा लूटा जा रहा है। देखिए, ये सिंपल एज दैट। फेवर लिया या नहीं लिया ये सीबीआई का काम है। सीबीआई जांच करके बताएंगे कि सचमुच कौन किसको पैसा दिया, क्यों दिया, ये सीबीआई का काम है। वो जांच करने की बात करेंगे। मगर एक आम जो हम विश्लेषक हैं, हम देख रहे हैं क्या है कि ये देश का संपत्ति है। सब लोग जानते हैं ये प्राकृतिक समुदाय है। ये जब भारत सरकार ये प्राकृतिक समुदाय का आवंटन कर रहे हैं, और आप किस तरह से कर रहे हैं। अभी अभी हमारे जो मित्र है, जो भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने एकदम उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, वो क्या चाहते हैं, अजय संचेती के खिलाफ भी ऐसे जांच भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। उनके साथ भी एक कंपनी का संपर्क है। बहुत सारी कंपनी जैसे है, विजय दारदा का कंपनी है, वो भी नागपुर का कांग्रेस सांसद है। तो ये इस तरह से और भी आप देखिए आने वाले समय में और भी कुछ आएंगे। मगर आप कुछ कहना चाहूंगा। जी एमएल शर्मा, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी, आपका क्विक रिएक्शन। एक चीज कुल मिलाकर, मैं एमएल शर्मा आपके पास आ रहा हूं, आपका क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। कुल मिलाकर ये साफ होता है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स आई है, ये हम नहीं कह रहे, जो मीडिया रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर फेवर दी जाती है और उसके बदले फेवर ली भी जा रही है। और अब जब कार्रवाई हुई है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये गोरख धंधा है कि नहीं है? बिल्कुल है। वैसे मैं आपको कहने चाहता हूं, ये जो राज्य मंत्री थे राव, उनके अधिकार में नहीं था ये सब अलॉटमेंट करने के लिए। उनको अधिकृत किया गया, उस पर जाना चाहिए, क्योंकि वही है जो गंगोत्री में नहीं कहूंगा, कंगोत्री जो है वो भ्रष्टाचार का वही है। अब जिंदल को तो हो गया उसका कर्म के कारण, उसने जो कर्म किया मासूम न्यूज चैनल के ऊपर एक साजिश की, उसका वो फल भुगतेंगे, वो तो अलग बात है। वो तो व्यक्ति हैं और वो बिजनेसमैन है। लेकिन जो निर्णय होता है वो एक राज्य मंत्री कर नहीं सकता है, क्योंकि राज्य मंत्री के पास पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी के लिए तय करने वाले कौन थे, किसके दस्तखत थे, उसमें पूछताछ पूरी होनी चाहिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में के जो ऑफिसर्स हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि कुल मिलाकर एक उस कंपनी का शेयर खरीदा जाता है कि जिसकी 1 रुपए की कमाई नहीं है, 24 रुपए के भाव पर वो शेयर खरीदा जाता है। क्या आपको लगता है कि निश्चित तौर पर आप इतनी बड़ी फेवर करेंगे तो आप उससे चौगुनी फेवर चाहेंगे? आपको क्या लगता है सुब्रमण्यम स्वामी? इसमें लेन देन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आएगी उसमें,
बेनामी एक्ट का सवाल आएगा, ये इसमें तो छोड़ना नहीं है। भविष्य में कोई एनडीए की सरकार बनेगी तो इसके लिए 2-3 मिनिस्टर जोगिंदर सिंह साहब जी, जोगिंदर सिंह साहब, बड़ा वाजिब सवाल बनता है क्योंकि ये तमाम लोग जो है, चाहे दसारी राव साहब हो, चाहे जिंदल साहब हो, ये लोग बड़े रसूखदार लोग हैं। ये सरकार कुल मिलाकर ये कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या आपको लगता है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, कोई भी मंत्री हो या फिर कोई भी रसूखदार व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई जो है वो बहुत हल्के ढंग से होती है। क्या आपको लगता है कि इन तमाम छापों की जानकारी भी लीक कर दी गई होगी? नहीं, लीक तो नहीं की होगी। मैं तो जरूर इतना कह सकता हूँ, जिंदल साहब यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात यह कि जब नेक्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में केस आए तो मैं तो रिस्पेक्टफुली सजेस्ट करूंगा जो शर्मा साहब को, सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट करें कि SIT कंसिस्टिंग ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मैं जोगिंदर साहब आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा बड़ा सवाल सीधा है, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्रवाई होगी ये अनबायस्ड तरीके से होगी? एक्चुअली जो लोगों ने गलती करी है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई वाकई होगी या फिर ये बोलने के लिए? नहीं देखिए साहब, ऐसा है, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये चूंकि पैसे की लूट है, CBI तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चार्जशीट दायर कर देगी। जी, आपने बिल्कुल ठीक उठाया सवाल कि ये देश का पैसा है, ये काम है इनकम टैक्स एक्ट का, ये एनफोर्समेंट का एक SIT बनाने का आदेश है, या सुप्रीम कोर्ट ऑथराइज करे CBI को कि उनके अफसर लेके इस एस्पेक्ट को भी देखें जो आपने भी रेज किया है कि देश का पैसा, हमारा पैसा लूटा गया है, तो वो उसमें कुछ टैक्स भी दिया नहीं दिया उन्होंने, कहा है तो ब्लैक मनी कहां से आया है। ये चार्टर ऑफ ड्यूटीज पड़ती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और काफी पैसा पास ऑन हुआ होगा जैसे सभी लोग कह रहे हैं मेरे पैन के ऊपर। तो ये अगर ये शर्मा साहब रेज करें सुप्रीम कोर्ट में, उनसे रिक्वेस्ट करें कि CBI शुड बी ऑथोराइज्ड टू टेक एनीबॉडी, इनकम टैक्स से, एनफोर्समेंट से और किसी डिपार्टमेंट से, कस्टम से, क्योंकि कई चीजें एक्सपोर्ट होती हैं कि इम्पोर्ट होती हैं, तो मैं समझता हूँ तब पूरी जांच होगी। अदरवाइज जो है, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में राजा के खिलाफ भी चार्जशीट हुई थी, अब वो कई साल केस ही नहीं आएगा, बात वहीं खत्म हो जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट MS शर्मा से आपको जो धाराएं लगाई गई हैं, यही मामला सामने आया, आपको लगता है कि कुछ बात मैं कुछ बात क्लियर करना चाह रहा था। CBI की अभी इनिशियली परफॉर्मेंस जो चल रही है जी, पहला एक्शन है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, बल्कि देश को लूट करके और इन लोगों से इनडायरेक्टली जो पैसा लिया गया है वो देश के अंदर नहीं लिया गया, देश के बाहर लिया गया है। वो सारा पैसा देश के बाहर जा चुका है। इसलिए तो कह रहा हूँ, उस पैसे को, उस ब्लैक मनी को कौन लेके आएगा? जी, नंबर 2, ये जो कोल ब्लॉक जितने हैं, अगर आप देखें, अगर आप इस कोल ब्लॉक के अलॉटमेंट को और जमीन के अलॉटमेंट को, पानी के अलॉटमेंट को, तीनों को जोड़ करके देखें तो छत्तीसगढ़ में जो अलॉटमेंट हुआ है और उड़ीसा में जो अलॉटमेंट हुआ है, झारखंड में जो अलॉटमेंट हुआ है, उन अलॉटमेंट के तहत इन्होंने वहां के लोकल लोगों का मर्डर कर दिया है, और आज उन लोगों को हटा करके इन्होंने एक नई समस्या साथ में खड़ी की है जिसको कहते हैं नक्सल। जी, यह लूट केवल देश की लूट नहीं है, बल्कि आम आदमियों की जिंदगी के साथ इन्होंने एक इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, और उस खिलवाड़ के जरिए इन्होंने लाखों, करोड़ों, अरबों रुपए लेकर के पूंजीपतियों से, इंडस्ट्रियलिस्टों से लेकर के वो सारा पैसा विदेश में ले गए। उस पैसे को कैसे लाया जाए, ये एक और सवाल इसके साथ में है। टैक्स की तो वहां सवाल ही नहीं। और ये सारा निर्णय किसी सेक्रेटरी का नहीं हो सकता, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा, ये सारा निर्णय एक राव का नहीं है। यह निर्णय अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो साफ कह सकता हूं, आज इस जगह मैं चूंकि पिटिशनर हूं उसके बावजूद भी साफ कह सकता हूं कि यह निर्णय जब तक सोनिया गांधी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इन दोनों के साथ से नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर इतना बड़ा एक्शन के लिए कोई भी अलॉटमेंट करने से पहले आलोक मेहता 10 बार सोचेगा और कर नहीं सकता। आलोक मेहता, रिस्पॉन्ड टू MS शर्मा क्विकली, 10 सेकंड। आलोक मेहता, देखिए, ये सब मामला तो मुझे लगता है जोगिंदर सिंह जी भी जानते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी जानते हैं कि ये अदालत के पास जाने के बाद सारे तथ्य सामने आ सकते हैं। हम लोग आज इसको प्रोटेक्शन नहीं कर सकते कि इसमें किसका था, इसीलिए तो फाइलें पकड़ी गई हैं, फाइलों को सामने रखा गया है। निश्चित तौर पर चलिए, मनमोहन सिंह ने खुद किए हैं सारे साइन, सारे अलॉटमेंट लेटर के ऊपर। आलोक मेहता क्विकली। देखिए, इसीलिए हम जो बात कह रहे हैं कि ये अदालत, निश्चित रूप से अदालत में बड़े से बड़े लोग कटघरे में खड़े होते हैं, और जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये बहुत दूर तक जाएगी। कार्रवाई हुई है, दूर तक जाएगी। कोयला घोटाला
यानी मैं भी देश कुछ कहना चाहूंगा। का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला। जी न्यूज ने इस घोटाले की निडर, जी मीडिया ने इस घोटाले की निडर और निर्भीक रिपोर्टिंग लगातार की और वो सच देश के सामने उजागर किया जिसे बयां करने में देश के बड़े बड़े लोग घबरा रहे थे। इस रिपोर्टिंग में खतरा था, रिस्क था और हमारे सामने था एक ऐसा शख्स जो अपनी पावर की बदौलत देश भर की मीडिया से कोयला घोटाले में अपना नाम हटवाने की फिराक में था। खबरें रुकवाने के लिए, प्रशासन को अपने वश में करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। जी हां, यहीं से शुरू हुई सच और फरेब की जंग जो जी मीडिया लड़ता रहेगा आपके साथ। अगस्त 2012 में जब कोयला घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट आई तो पूरा देश सख्ते में आ गया। संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। यूपीए सरकार इस घोटाले की खबरों से घिर गई। सीएजी के मुताबिक इस घोटाले की वजह से देश को 1,86,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जी मीडिया ने इस घोटाले की पड़ताल शुरू की और पाया कि कोलगेट स्कैम में सबसे बड़ा हिस्सा नवीन जिंदल और उससे जुड़ी कंपनियों का था। सबसे बड़ा फायदा नवीन जिंदल को हुआ था। लिहाजा जी मीडिया पर कोलगेट से जुड़े खुलासे होने लगे। नवीन जिंदल और उसकी कंपनियों को इतने कोल ब्लॉक्स कैसे मिले, कहां कहां उन्होंने सरकार को अंधेरे में रखा, इस पर खबरें चलने लगी। अपने खिलाफ खबरें चलती देख नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल के अधिकारियों ने जी न्यूज चैनल और जी बिजनेस चैनल के एडिटर समीर अहलूवालिया से संपर्क किया और खबरें रोकने की गुजारिश की। जी न्यूज के संपादकों ने जेएसपीएल को आश्वासन दिया कि वो उनका भी पक्ष रखेंगे, लेकिन सच को रोका नहीं जा सकता। इस दौरान जी मीडिया पर नवीन जिंदल की पोल खुलती रही और जेएसपीएल की सच रोकने की कोशिशें भी चलती रही, लेकिन सच रुका नहीं। सितंबर 2012 में जेएसपीएल के टॉप मैनेजमेंट ने जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया से मिलने की गुजारिश की। समीर अहलूवालिया जब जेएसपीएल के अधिकारियों से मिले तो उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन समीर अहलूवालिया ने बिकने से इनकार कर दिया। जब रिश्वत का दाम नहीं चला तो नवीन जिंदल की कंपनी ने एक और चाल चली। इस बार जेएसपीएल ने जी मीडिया के चैनलों पर विज्ञापन देने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर नवीन जिंदल की सहमति की मुहर थी। जिंदल जी मीडिया पर विज्ञापन देकर उनके खिलाफ खबरें रुकवाना चाहते थे। इस दौरान वो तमाम मीटिंग्स की खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग करवाते रहे। ये बातचीत कई दिन तक चलने के बाद जी मीडिया के संपादकों ने जेएसपीएल को ईमेल पर अपना औपचारिक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा। ये मेल इसलिए मंगवाया गया ताकि नवीन जिंदल को एक्सपोज किया जा सके। जेएसपीएल ने यह औपचारिक मेल समीर अहलूवालिया को भेज भी दिया, लेकिन कुछ बातें छुपा गए। इसके बाद नवीन जिंदल के अधिकारियों ने फिर से रिश्वत देने की कोशिश की। नवीन जिंदल के नापाक इरादों को बेनकाब करने के लिए जी मीडिया के संपादकों ने एक योजना बनाई। उन्होंने जेएसपीएल को एक कॉन्ट्रैक्ट पर नवीन जिंदल के साइन कराने को कहा और कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी जेएसपीएल को दे दी। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट पर जिंदल के साइन हो जाते तो ये सबसे बड़ा खुलासा होता, लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही नवीन जिंदल ने जी मीडिया के एडिटर्स के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी। क्राइम ब्रांच में दर्ज एफआईआर में जी ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और एमडी पुनीत गोयनका का नाम भी जोड़ा गया। जिंदल ग्रुप का मकसद था तमाम मीडिया की जुबान बंद करना, ताकि उनके कोयला घोटाले में बुरी तरह लिप्त होने की खबर देश की मीडिया के सामने ना आ सके। वो चाहते थे मीडिया डर जाए। इस दौरान नवीन जिंदल ने अपने पैसे का, अपने सांसद होने के प्रभाव का और गृह मंत्रालय की संसदीय समिति का सदस्य होने की ताकत का पूरा दुरुपयोग किया। 27 नवंबर को जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी और जी बिजनेस के एडिटर समीर अहलूवालिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया 21 दिन तक जेल में रहे। इस दौरान कोलगेट से देश और मीडिया का ध्यान हटाने की पूरी कोशिश की गई। इस मामले को अलग अलग रंग दिए गए। जी मीडिया के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। हम ये मानते हैं कि अगर सीबीआई की जांच इसी तरह निष्पक्ष होती रही तो हमने जो कहा था वो सच साबित होगा। जेएसपीएल के चेयरमैन और कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल के खिलाफ एफआईआर के बाद उनके सरकारी पदों से इस्तीफे की मांग उठने लगी है। दरअसल नवीन जिंदल गृह मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति के सदस्य हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि नवीन जिंदल के इस पद पर रहने से निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। पवन बंसल ने दिया इस्तीफा। अश्विनी कुमार को भी देना पड़ा इस्तीफा। एम श्रीनिवासन ने भी छोड़ी जिम्मेदारी। इन सभी पर गंभीर आरोप लगे और देर सबेर इन्हें अपने पदों से हटना पड़ा।
तो क्या अब नवीन जिंदल को भी अहम सरकारी पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए? ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं। नवीन जिंदल और जेएसपीएल की 4 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के बाद ये मांग विपक्षी दल उठा रहे हैं। दरअसल नवीन जिंदल संसद की कई अहम समितियों के सदस्य हैं। इनमें सबसे अहम है गृह मंत्रालय पर संसद की स्थायी समिति, जिसके नवीन जिंदल भी सदस्य हैं। ऐसे में नवीन जिंदल के इस पद पर बने रहने से उनके अपने हितों के टकराव की आशंका है। उनके इस पद पर बने रहने से सीबीआई की जांच में दखल पड़ने की आशंका जताई जा रही है। नवीन जिंदल साहब पर सीबीआई की एफआईआर हो गई है। अब उनको लोकसभा की तमाम समितियों से मुक्त कर देना चाहिए। भले वो इस्तीफा न दें, लेकिन लोकसभा की समितियों से मुक्त करना चाहिए। यही नहीं, सरकार ने भी संकेत दिए हैं कि नवीन जिंदल को अपने पद से जाना पड़ सकता है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से जब पूछा गया कि क्या उनके गृह मंत्रालय की संसदीय समिति में रहने से हितों का टकराव हो सकता है, सुनिए क्या है उनका जवाब। It doesn't matter in whatever position if he is involved, you see that they should go. According to law, you see that they should be. नवीन जिंदल रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति और उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति में भी हैं। ऐसे में उनके संसदीय पदों से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आलोक मेहता आपके पास आना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर मीडिया पे प्रेशर करने की कोशिश गई, मीडिया को गैप करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा बड़ा सवाल यह भी अब बनता है कि आखिरकार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। देखिए, हाल के वर्षों में ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है कि मीडिया को किस तरह से करें। वो केवल आपके चैनल की बात नहीं है, पूरे मीडिया को हर चाहे वो चारा घोटाला हुआ मीडिया की से लेके जो, हाँ वही भी कह रहा हूँ, मीडिया को इस तरह से खुद ही वो मीडिया को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा, कुछ भी कोई बात होती कहते मीडिया ही जिम्मेदार है, मीडिया ही गड़बड़ कर रहा है, मीडिया ही हमसे कुछ चाहता है। ये जो है, इससे क्या नुकसान क्या हो रहा है समाज में। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें मीडिया जो अपनी काम निष्पक्षता से करना चाहता है, लोगों को इन्वेस्टिगेट करके, आज टीवी मीडिया आने के बाद वो इस तरह की चीजें सामने अब आने लगी हैं, और इसलिए ये इस तरह के आरोप तो गलत है। और दूसरी तरफ जो आपने बात उठाई सही है। यदि हम कहें कि परंपरा रही है, नेहरू के समय में मुंद्रा कांड हुआ, खुद नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने जब ये मुद्दा उठाया तो उस समय के मंत्रियों तक को इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए निष्पक्षता की जब बात करते हैं, हम शास्त्री की परंपरा की बात करें, नेहरू परंपरा, जब हम उनको लेकर के हम रोज माला चढ़ाते हैं, उसमें जाकर के गांधी की मूर्ति के सामने शपथ लेते हैं, ऐसी स्थिति में अच्छा यही होता है कि जिन पर ऐसे आरोप आए, खास करके उनकी ही सरकार, उनकी सीबीआई, जो खुद गृह मंत्री भी कह रहे हैं, बेहतर ये होना चाहिए कि खुद अपनी तरफ से ऐसे किसी भी पद पर जिससे इस तरह न्याय प्रक्रिया में दखल होता है, अधिकारियों को प्रभावित किया जाता है, या उनको भी, जैसे मीडिया को डराया जाता है ऐसे अधिकारियों को भी डराया जाता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि उससे वो अलग रहें, और उससे अलग रहेंगे तो उससे न्याय होगा, उससे निष्पक्ष बातें सामने आ सकेंगी। जी, मीडिया पर दबाव बनाने के लिए और मीडिया को नियंत्रण में कसने के लिए नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संसदीय समिति तक पहुंच गई। जेएसपीएल ने संसदीय समिति से अपील की कि वो मीडिया को रेगुलेट करने के लिए सख्त कानून बनाए। इसके बाद आईटी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी सालाना रिपोर्ट में देश के मीडिया के खिलाफ कई सख्त बातें कही। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि देश में मीडिया पर नियंत्रण के लिए कोई कारगर कानून बनना चाहिए। कमेटी ने कहा कि टेलीविजन न्यूज चैनल्स की सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एनबीएसए भी असहाय है। कमेटी कहती है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है, जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि ये सारी बातें संसद की स्थायी समिति ने महज एक कंपनी और कांग्रेस के एक सांसद की शिकायत पर कह डाली। अब सवाल यह है कि जब खुद उस सांसद और उनकी कंपनी जेएसपीएल पर सीबीआई ने एफआईआर तक दर्ज कर ली है, तो उनकी इस शिकायत का क्या महत्व रह जाता है। पनंजय, आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर मीडिया पर लगातार दबाव की कोशिश होती रही, ये इमरजेंसी के दौरान से हमने देखा। क्या कहना चाहते हैं? आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तमाम दौर देखे हैं, आपने तमाम लड़ाइयां भी लड़ी हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, पनंजय? देखिए, आप अपना चैनल जो आरोप लगा रहे नवीन जिंदल
और नवीन जिंदल आपका चैनल का खिलाफ जो आरोप लगा रहा है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका चैनल में साफ कहना चाहता हूं, जो असली मुद्दा है आप डाइवर्ट कर लिया पूरा। मीडिया के ऊपर कौन दबाव दे रहा है और मीडिया किसके ऊपर दबाव दे रहा है, कौन किसके ऊपर स्टिंग ऑपरेशन कह रहे हैं, कौन सच कहा कौन सच नहीं कहा, समय बताएंगे, पुलिस का जांच चल रहा है, अदालत बताएंगे, सीबीआई बताएंगे। जी यहां बैठ के मैं इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। असली जो मुद्दा है ये कोलगेट का मुद्दा है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। इस मुद्दा में क्या लिखा हुआ है कि देश का समुदाय जिस तरीका से आवंटन किया गया है, ये ठीक तरह से आवंटन नहीं किया गया। सीबीआई के एक ने 10, 11, 12 ऐसे एफआईआर है। इसमें क्या लिखा है, जिस कंपनी को मिलना चाहिए था नहीं मिलना चाहिए ऐसा कंपनी को मिला। जो कंपनी वो जो सूचना देना चाहिए था वो कहा वर दे एलिजिबल, ये इसके ऊपर आरोप है। दूसरी बात है कि जो जिसको लाइसेंस मिला है, जो कोल ब्लॉक मिला है, सचमुच का खनन किया, ये असली मुद्दा है। कौन इसको आवंटन करने के लिए जो दिया, अमीश एक बात मैं कहूँ इसमें जोड़ना चाहते हैं। अभी आपने जो बात उठाई ठीक है, कोयला वाले पर तो जो घोटाले पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन अभी आपने जो साथ में रिपोर्ट दिखाई, चाहे इससे जुड़ती हुई बातें हैं। ये जो कहा गया कि मीडिया को नियंत्रण किया, जो कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद सारे जो संस्थान हैं उसमें एडिटर्स गिल्ड भी शामिल है, जिसमें हम लोग भी हैं। एडिटर्स गिल्ड ने इसीलिए इस बात को मना किया कि ऐसे किसी नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं उसका कोई उस पर जवाब तक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह से षड्यंत्र सा लगता है कि आप पहले कहें कि ये ठीक है, ये हम सब मानते हैं, सेल्फ रेगुलेशन की बात, चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो या एडिटर्स हो, एडिटर्स गिल्ड ने अपनी आचार संहिता बना रखी है और ये कहा है कि यदि कोई हम दोषी हो, जो अभी यदि हम कोई दोषी हो, आप हमें जेल भेज दी, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी दोषी हो, कोई ब्रॉडकास्टर हो या अखबार का आदमी हो, लेकिन सरकार की कमेटी के बारबत ट्राई के माध्यम से, संचार मंत्रालय के माध्यम से ये एक तरीके से, जैसे कहते हैं पीछे से एक तरीके से किया गया, ये कोशिश की गई कि पूरे मीडिया पर भी, क्योंकि नियंत्रण नहीं है, सरकारी नियंत्रण से तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप चीन से भी ज्यादा बदतर स्थिति में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लोग भी ये अलग मुद्दा है। जी मैं आपके पास लौट के आता हूं, लेकिन आज पूरा देश सच जान गया है। आज पूरा देश जी मीडिया के साथ है। लोगों ने सच के साथ पूरी ताकत से खड़े रहने के जज्बे को, जी मीडिया के जज्बे को सलाम किया है। राय अलग अलग हो सकती है, व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम तमाम लोगों की मंजिल एक है कि कोयला घोटाले का सच सामने आए। जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने देश का पैसा खाया है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो। देखिए, एक इसमें मैं जूनियर्स को, उनके पूरे जो स्टाफ है, उन्होंने जो मेहनत किया, उन सबको बहुत अभिनंदन करता हूं कि पूरे देश के अंदर जो सबसे बड़ा एक कौभांड जो कोयला का हुआ है, उसके अंदर उसकी जो भूमिका रही है, इसी की वजह से आज न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि इनको दोनों को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए सीबीआई ने, ऐसा मैं मानता हूं। इतना बवाल सारे देश में कांग्रेस पार्टी ने मचाया कि एडिटर्स को अंदर कर दिया गया, रिपोर्टर्स को अंदर कर दिया गया, और ये एलिगेशन लगाई गई कि जो जिंदल साहब हैं बिल्कुल पाक साफ हैं और मीडिया उनके साथ ज्यादती कर रहा है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज तो सीबीआई ने ये केस रजिस्टर किया, अब कांग्रेस पार्टी को देश को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मीडिया को दबाने की कोशिश क्यों की। जी न्यूज सभी चैनल जो हैं उनको दिखाना ही चाहिए। उनका मतलब यही है कि जो जनता की आवाज होती है ये चैनल, तो अच्छा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोलगेट मामले पर सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी लगातार संघर्ष करती रही है और यह संदेह व्यक्त करती रही है। जी न्यूज चैनल ने भी इस लड़ाई को बहुत ताकत के साथ लड़ा और आज हम देख रहे हैं कि जो कुछ हाउस में संदेह व्यक्त किया जा रहा था, वो संदेह धीरे धीरे पुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी न्यूज को और उसके ऑर्गेनाइजेशन वालों को बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने जो मीडिया के ऊपर लोगों का विश्वास होता है कि मीडिया सही दिखाता है, उस पे वो खड़े उतरे हैं, तो बधाई के पात्र हैं, चाहे उनको कितना ही भुगतना पड़ा उसके बाद। और आज जिस प्रकार से प्रिवेंशन अगेंस्ट करप्शन एक्ट के तहत नवीन जिंदल के खिलाफ जो एफआईआर लॉ सीबीआई ने की है, वो उससे एक पाक साफ हो जाती है बात कि जी न्यूज ने जो मुद्दा उठाया हिम्मत करके, वो मुद्दा सच था।
जी चलिए सीधा चलते हैं लक्ष्मीकांत बाजपेयी के पास। लक्ष्मीकांत बाजपेयी से लगता है संपर्क उठ गया, लेकिन जोगिंदर सिंह आपके पास आना चाहेंगे इस दौर के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात होती है, क्या आपको लगता है, जब आप भी सीबीआई डायरेक्टर है, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जांच पे कुछ फर्क पड़ता है? बड़ा बेसिक सवाल है ये। नहीं, बिल्कुल पड़ता है, कि बिल्कुल पड़ता है। अगर आपने अपने पद का दुरुपयोग किया तो डेफिनेटली इट्स आल्सो कवर्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। और दूसरी बात यह है, मीडिया पर रिस्ट्रिक्शन की लगा रहे हैं। मैं सिर्फ आप पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहूंगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो 1776 में बना था। उन्होंने कहा गवर्नमेंट शैल नॉट पास एनी लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। उन्होंने, आप समझ लीजिए कि आज से तकरीबन 350 साल से ऊपर उन्होंने, अमेरिकन ने कहा था कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आसमान नहीं गिर पड़ा। यहाँ पे किसी को कह दो कि आप चोर हैं, चोर को चोर भी नहीं कह सकते आप जी, जब तक कोर्ट में प्रूव ना हो जाए। तो ये जो है, इसकी बजाय पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना चाहिए, अपोजिशन को मूव करना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास विड्रॉइंग द पावर्स, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू मेक एनी लॉ अब्रिजिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। ये हमारी सबकी फ्रीडम है जी। थोड़ा एक आधा आदमी होगा जो इसका गलत इस्तेमाल कर देगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे जो जिसको आप आइडियल मानते हैं उस डेमोक्रेसी में ये कानून है, वाई कांट वी ब्रिंग इट हियर तक ऐसी बात ही खत्म हो जाए। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूयॉर्क से लाइव। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, अब जो मामला बन रहा है वो बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। हमने देखा जब श्रीनिवासन साहब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। जब पवन कुमार बंसल का नाम आया तो उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, अश्विनी कुमार ने अपना पद छोड़ दिया। लेकिन अब यहां से, क्योंकि नवीन जिंदल खुद होम मिनिस्ट्री की कमेटी के अंदर मेंबर है, क्या आपको लगता है कि जांच को वो प्रभावित कर सकते हैं? निश्चित तौर पर वो तो पहले एमपी होते ही प्रभावित कर सकते हैं, और एमपी होने के कारण सीबीआई को पॉलिटिकल क्लियरेंस लेना होता है। इसीलिए जोगिंदर सिंह ने सही कहा है कि इसको एक एसआईटी में अब जांच आगे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा वापस लाने का, हड़प इन्हें जब्त करने का, ये सारी बातें आएगी जो सीबीआई के अधिकार के बाहर है जी। तो मनी लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीजें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हैं। फिर आरएडब्ल्यू का भी इनपुट चाहिए और आईबी का भी इनपुट चाहिए। तो मैं तो समझता हूं कि जिंदल को खुद रिजाइन करने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बड़े नैतिकता की भाषण दी थी उस समय जब आपके मामला था। आज उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करके अपने आप कहना चाहिए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मैं किसी कमेटी में नहीं बैठूंगा। जी, आइए अब आपको दिखाते हैं 17 अगस्त 2012 को सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जब खुलासा किया कि देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला कोल आवंटन है, तो सभी के होश उड़ गए। प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबने बड़े जोर शोर से इस मामले को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। दिनों दिन कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल्स पर छाई रही। कुछ दिन बाद देश के सबसे बड़े घोटाले की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल से गायब भी होने लग गई। फिर कोल आवंटन घोटाले पर बनाई गई संसद की स्थायी समिति ने 23 अप्रैल 2013 को सीएजी की रिपोर्ट पर मोहर लगाई। तब भी मीडिया ने जमकर कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की कवरेज लगातार की। तीसरी बार मामला तब उठा जब 10 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मीडिया एक बार फिर अपने रंग में नजर आया और फिर एक बार फिर चुप्पी साध ली। और अब आपको बताते हैं, सीबीआई ने नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव पर कार्रवाई को भी मीडिया ने कवरेज दी। खासतौर पर अखबारों ने, तमाम हिंदी और इंग्लिश अखबारों ने अपनी वेबसाइट्स के फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी, जिसमें द इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, डेक्कन हेरल्ड, डेक्कन क्रॉनिकल शामिल है। जबकि हिंदी अखबारों में नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, अमर उजाला ने अपने वेब एडिशन में नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव पर सीबीआई की दर्ज एफआईआर को सुर्खियों में लिया। और इसके अलावा तमाम टीवी चैनल्स पे आज सुबह से ये खबर जो है वो सुर्खियां बनी हुई है। आपके पास आना चाहता हूं आलोक मेहता, इस दौर में मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन होगा मेरा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब बात होती है तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। हमने हाल फिलहाल में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स इसके देखे हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपका पत्रकारिता का अनुभव बहुत ज्यादा है, कई बार ऐसा होता है रसूख का फायदा उठाकर चीजों को दबाने की कोशिश हो जाती है।
देखिए, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जहां कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो,